नमस्कार बच्चों। सेकेंड ईयर की क्लास में आज अपन पढ़ते हैं गांधी युग, जो आपका सेकंड यूनिट का फर्स्ट चैप्टर है। इससे पहले अपन ने फर्स्ट यूनिट कंप्लीट करी। गांधी, भारतीय राजनीति में गांधी का प्रवेश जब हुआ था 1920 ईस्वी में, उसके भारतीय राजनीति में सक्रिय प्रवेश से लेकर 1947 तक का जो काल था वो गांधी युग के नाम से जाना जाता है। उन्हीं के नेतृत्व में भारत ने अहिंसा के मार्ग पर चलकर स्वतंत्रता पाई थी। गांधी ने अपनी आत्मकथा सत्य के साथ प्रयोग में स्वयं स्वीकार किया है कि उनके ऊपर उनके अभिभावकों के दृष्टिकोण, सामाजिक धार्मिक वातावरण, वैष्णव मत, जैन धर्म की परंपराओं तथा भगवद गीता ने गहरा प्रभाव डाला। लेकिन उपयुक्त तत्वों के साथ साथ गांधी की विचारधारा के विकास और दिशा निर्धारण में सर्वाधिक योगदान स्वयं उनके जीवन में घटित होने वाले उनके अपने व्यक्तिगत अनुभवों का भी था। मोहनदास करमचंद गांधी, गांधी का पूरा नाम था। 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी को गुजरात के काठियावाड़ में पोरबंदर नामक स्थान में उनका जन्म हुआ था। ब्रिटेन में कानूनी शिक्षा प्राप्त करने के बाद 1893 ईस्वी में वे वकालत करने दक्षिण अफ्रीका चले गए। दक्षिण अफ्रीका में गोरी सरकार द्वारा लागू की गई रंग भेद की नीति को देखकर गांधी बहुत दुखी हुए। उन्होंने इसके विरुद्ध आंदोलन चलाने का फैसला किया। उन्होंने प्रवासी भारतीयों को संगठित किया और 1894 में नाटाल इंडियन कांग्रेस की स्थापना की। उन्होंने अनिवार्य पंजीकरण तथा हस्त मुद्रण, अंतर प्रांतीय प्रवास पर प्रतिबंध, बंधक मजदूरों पर लगाए गए कर तथा ईसाई विवाहों के अतिरिक्त अन्य सभी विवाहों को अमान्य ठहराने वाले कानून का विरोध किया। उन्होंने आंदोलनकारियों के आश्रय हेतु फोनिक्स फॉर्म की स्थापना की। दक्षिण अफ्रीका के आंदोलनकारियों को उन्होंने निष्क्रिय विरोध यानी सत्याग्रह का तरीका सिखाया और इसी को आगे चलकर उन्हें सफलता भी प्राप्त हुई। इसके बाद गांधी इंग्लैंड चले गए। इंग्लैंड जाकर इंडियन एलुलेस कोर की स्थापना की। इस संस्था का प्रमुख कार्य था प्रथम विश्व युद्ध में घायल सैनिकों की सेवा की। ब्रिटिश सरकार ने उनकी युद्धकालीन या प्रथम युद्धकालीन जो भी उनकी सेवाओं की थी उसके उपलक्ष्य में उन्हें केसर ए हिंद की उपाधि प्रदान की एवं स्वर्ण पदक से सम्मानित किया। 1915 में गांधी भारत लौट आए और भारत के लोगों और उनकी समस्याओं को समझने के लिए विभिन्न क्षेत्रों की यात्रा की। 25 मई 1915 को अहमदाबाद में साबरमती आश्रम की स्थापना की। यहीं से उनका राजनीतिक जीवन भी शुरू होता है। गांधी के जो प्रारंभिक आंदोलन थे जिसमें गांधी ने योगदान दिया या उन आंदोलनों को उन्होंने अपना पूर्ण सहयोग दिया, वो निम्न प्रकार से है। 1915 में भारत आगमन के बाद गांधी ने 1 वर्ष तक देश का भ्रमण किया जिससे कि वे देश की समस्याओं से परिचित हो सके। उनके बाद उन्होंने अपने प्रारंभिक आंदोलन प्रारंभ किए। फर्स्ट था उनका चंपारण सत्याग्रह। चंपारण बिहार में स्थित था। 19वीं शताब्दी में यूरोप
बागान स्वामियों ने 3 कटिया पद्धति के तहत कृषकों से समझौता किया। ये पद्धति क्या थी? जिसके अंतर्गत कृषकों को अपनी 3/20 भूमि पर नील की खेती करना अनिवार्य कर दिया गया। किंतु 1890 के बाद जब रासायनिक रंग यूरोप में काफ़ी मात्रा में मिलने लग गए तो बागान स्वामी नील की कृषि को बंद होने के लिए विवश होना पड़ा। बागान स्वामियों ने कृषकों की विवशता का लाभ उठाते हुए अनुबंध से मुक्त करने हेतु भू राजस्व एवं अन्य अवैध करों की दरों में अप्रत्याशित वृद्धि कर दी। मतलब उन्होंने करों की वृद्धि बहुत इस तरह से कर दी कि वो अकल्पनीय थी। इन करों को वसूल करने में अत्यंत सख्ती बरती गई। इससे किसानों की मुश्किलें बढ़ गई। गांधी ने किसानों की समस्या सुलझाने के लिए किसानों की समस्या सुलझाने के लिए आमंत्रित किया गया। गांधी ने अपने सहयोगियों की सहायता से समस्या का अध्ययन किया। इसके बाद सरकार ने एक आयोग बनाया और गांधी को उसका सदस्य बनाया। आयोग की सिफारिश पर 3 कटिया पद्धति को समाप्त किया गया और बागान मालिक 25% अवैध धन वापस देने पर सहमत हो गए। इस प्रकार से गांधी का प्रथम आंदोलन सफल हुआ। दूसरा देखते हैं खेड़ा सत्याग्रह। यह गुजरात में स्थित था। 1917 में यहाँ फसल बहुत खराब हो गई थी और जरूरी वस्तुओं की कीमत अत्यधिक बढ़ गई थी। बहुत ज़्यादा महंगाई बढ़ गई थी। किसानों ने भूकर से मुक्ति की मांग की। अंग्रेजों द्वारा नहीं मानने पर मोहन पांड्या के नेतृत्व में स्थानीय लोगों ने आवाज़ उठाई। 22 मार्च 1918 को गांधी ने इस आंदोलन को अपने हाथ में ले लिया। जब प्रतिवेदनों, याचिकाओं, अनुनय विनय का ब्रिटिश सरकार पे कोई प्रभाव नहीं पड़ा, तब गांधी ने लगान न देने का सुझाव दिया और सरकार लगान न देने वालों की संपत्ति कुर्क कर रही थी और पशुओं को नियंत्रण में ले रही थी। इस समय वहाँ पर अच्छी फसल की आशा थी, जिसने मालगुजारी की माफ़ी को काफ़ी, इन्होंने जो माफ़ी मांगने की जो अर्जी दी थी उसको काफ़ी कमज़ोर कर दिया था। 559 गांवों में से केवल 70 पर ही इसका प्रभाव पड़ा और वहाँ भी किसानों का मनोबल गिर रहा था। गांधी की मांग पर सरकार ने ये निर्देश दिया कि भू राजस्व उन्हीं से लिया जाए जो भुगतान की स्थिति में है। इसके बाद गांधी जी ने सत्याग्रह जून 1918 में स्थगित कर दिया। तीसरा देखते हैं अहमदाबाद मील हड़ताल। अहमदाबाद के मील मालिक 1917 से प्लेग बोनस के नाम से मील मजदूरों को दिया जाता था, किंतु प्लेग समाप्त होने के बाद इस बोनस को खत्म करना चाहते थे, जबकि श्रमिक बोनस के बदले मजदूरी में 50% की मांग कर रहे थे, क्योंकि महायुद्ध के प्रभाव के कारण कीमतें काफ़ी बढ़ रही थी। अंग्रेज जिलाधीश ने मील मजदूरों एवं मालिकों में संघर्ष टालने हेतु गांधी को आमंत्रित किया। गांधी ने दोनों पक्षों को समझौता करवाकर मामला न्यायाधिकरण को सौंप दिया, किंतु मील मालिक हड़ताल का बहाना बनाकर इससे अलग हो गए। उन्होंने श्रमिकों को 20% बोनस देने की घोषणा कर काम पर न आने पर सेवा समाप्ति की धमकी दे दी। गांधी ने
पूरा विश्लेषण किया, पूरी समस्याओं को समझा। इसके बाद उन्होंने 35% बोनस को उचित ठहराया और इसके लिए हड़ताल की घोषणा की। 15 मार्च 1918 को सर्वप्रथम भूख हड़ताल की शुरुआत की गई। इसके बाद मिल मालिक विवाद को न्यायाधिकरण को सौंपकर सहमत हो गए, जिसने 35% बोनस श्रमिकों को देने के लिए संबंध में अपनी सहमति दी। इस प्रकार यह गांधी का आंदोलन भी सफल रहा। चौथा था रोलेक्ट सत्याग्रह। गांधी द्वारा प्रथम राष्ट्रव्यापी सत्याग्रह 6 अप्रैल 1919 को रोलेक्ट अधिनियम के विरुद्ध किया गया। इस अधिनियम द्वारा यह व्यवस्था की गई थी कि जिस व्यक्ति पर राजद्रोही होने का संदेह हो, उसकी गतिविधियों पर नियंत्रण रखा जाए। जिस व्यक्ति से शांति भंग होने की संभावना हो, उसे गिरफ्तार कर लिया जाए। ऐसी स्थिति में ऐसी किसी भी प्रकार की सामग्री के प्रकाशन को जिससे जनता में रोष की भावना फैले, अपराध माना जाए। इस विधेयक का उद्देश्य जनता की स्वतंत्रता का हनन था। इसके खिलाफ गांधी द्वारा राष्ट्रव्यापी आंदोलन शुरू किया गया, जिसके दौरान जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ और असहयोग आंदोलन का वातावरण बना। इस प्रकार से गांधी के ये प्रारंभिक आंदोलन थे। धन्यवाद।